हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल जीके बाई एम.एस. गौतम में स्वागत है। और सभी लोग आज जुड़ जाइए। आज अपनी नई क्लास शुरू करेंगे आज से। और खासकर अपनी ये ज्योग्राफी की क्लास होगी जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और यानी कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम जो भी होते हैं सभी के लिए बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और इसमें हम ज्योग्राफी को बहुत बेसिक से सीखेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करके चलेंगे। तो शायद कुछ दिन वीडियो नहीं आए, लेकिन अब खासकर वीडियो आएंगे और सभी लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम अपने शुरू करते हैं ज्योग्राफी में। देखो, ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी में अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। पहला जो अपना भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। इसके बाद दूसरा विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का भूगोल और अपने सबसे पहले इसमें हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो भारत के भूगोल में हमारा सिलेबस क्या होगा, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ों को हम समझते हैं। यानी कितने टॉपिक होंगे जो भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे, उन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, भारत के भूगोल में पहला हमें पढ़ना है भारत का सामान्य परिचय, यानी भारत का सामान्य परिचय पढ़ना। दूसरा, भारत के भूगर्भिक प्रदेश। इसके बाद तीसरा, भारत का भू-आकृतिक प्रदेश, आकृतिक प्रदेश। इसके बाद चौथा पढ़ना है हमें भारत का अपवाह तंत्र। इसके बाद हमें पांचवा पढ़ना है भारत की जलवायु। इसके बाद जो छठवां टॉपिक होगा अपने भारत की मृदा। सातवां टॉपिक होगा भारत की कृषि प्लस पशुधन। ठीक है, इसके बाद आठवां पढ़ेंगे हम ऊर्जा व खनिज संसाधन। इसके बाद नौवां टॉपिक पढ़ेंगे हम उद्योग। दसवां हम पढ़ेंगे परिवहन। 11वां पढ़ेंगे हम परियोजनाएं व सिंचाई। ठीक है, इसके बाद जो अपना 12वां टॉपिक होगा वो होगा जनसंख्या होगी। और आपका 13वां जो टॉपिक होगा वो होगा जनजातियां। तो इतनी खासकर हमें टॉपिक, टोटल 12 टॉपिक पढ़ने हैं। 13 टॉपिक खासकर ये मेन होते हैं जो हमें एग्जाम में क्या होते हैं सबसे महत्वपूर्ण, यानी इसी से हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, भारत का भूगोल। और इसमें क्या है, आपकी जो एनडीए हो गया, सीडीएस हो गए, वनडे एग्जाम जो भी होती है सब इसी में कंप्लीट करेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जिसमें हम सबसे पहले भारत का भूगोल शुरू करेंगे, जिसमें हमारा ये सिलेबस है भारत का सामान्य परिचय। दूसरा, भारत के भूगर्भिक प्रदेश, भारत का भू-आकृतिक प्रदेश, भारत का अपवाह तंत्र, भारत की जलवायु। इसके बाद भारत की मृदा, भारत के कृषि और पशुधन, ऊर्जा खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन, परियोजनाएं, सिंचाई और जनसंख्या और जनजातियां। सबसे पहले देखो, भारत के सामान्य परिचय में हम भारत का नाम जानेंगे और भारत की कौन कौन से देशों के साथ सीमाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत के भू-आकृतिक प्रदेश यानी भारत के जो पुराने काल में जो वो पहाड़ हुए, उनकी क्या है क्रम का क्या था, जैसे गोंडवाना हो गया, और ये सभी आपके पढ़ेंगे। भारत का भू-आकृतिक प्रदेश, जिसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद भारत का वायुतंत्र, नदियां पढ़ेंगे, जलवायु और भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे, भारत की कृषि के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद ऊर्जा, जो जो यहाँ भारत में प्लांट है ऊर्जा के, ठीक है। और इसके बाद जो भी अपने यहाँ पे खान हो गए, सोने की खान, अदरक की हो जाए, जो भी है तांबा की खान है। इसके बाद उद्योग, परिवहन, परियोजनाएं, ये सभी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिए। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आप लिखते जाइए, पेन और कॉपी लेके बैठिए। अब हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत के सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो इसमें हम देखो क्या है, इसके बारे में समझेंगे, भारत के सामान्य परिचय। इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण। तो देखो भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण दो प्रकार से होते हैं, एक तो आपके औपचारिक नाम और दूसरे अनौपचारिक नाम। यानी समझिए आप पहले औपचारिक नाम में क्या है, जैसे जो यानी संवैधानिक रूप से दिए गए हैं औपचारिक रूप, और अनौपचारिक रूप जो ग्रंथों में दिए गए हैं जो ऐसे ही नाम है, ठीक है। तो औपचारिक नाम दो ही हैं, एक तो भारत, दूसरा इंडिया। ये क्या है? ये आपके औपचारिक नाम है जो संविधान के आर्टिकल 1 में दिया गया और भाग 1 में, यानी कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या एक संघ है। यहाँ संविधान के सिर्फ दो ही नाम दिए गए हैं। भारत क्या है, संविधान सभा जब बनी थी तो भारत के लोगों ने कहा कि भारत, कुछ लोगों ने कहा इंडिया रहना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा भारत। तो यहाँ पे दोनों शब्दों को अपनाया गया, क्योंकि भारत क्या है, प्राचीन नाम है जो भारत की संस्कृति को बताता है। ये क्या है? प्राचीन नाम। इसके बाद इंडिया क्या है? ये आधुनिक नाम है। ये आधुनिक नाम है जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, ऐसे रखो, आधुनिक नाम है, ठीक है। यानी कि इसकी बात करें, जब कोई देश या किसी कहीं भी संधि होती है तो सबसे पहले इंडिया का नाम चलता है संधि या किसी सम्मेलन में, यानी इंडिया का नाम प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अब भारत का नाम आ रहा है, क्योंकि भारत का नाम मतलब भारत रखा जाएगा। अब तो अनौपचारिक नाम कौन से हैं, जैसे आर्यावर्त, दूसरा है आपका भारतवर्ष, तीसरा आपका हो गया जम्बूद्वीप, और चौथा नाम हो गया हिंदुस्तान, ठीक है। इसके बाद सप्त सैंधव प्रदेश। तो ये क्या है, भारत के औपचारिक नाम हो गए और अनौपचारिक नाम हो गए। तो सबसे पहले क्या है कि आपको नामकरण में पहले याद रखना जो कि औपचारिक नाम और अनौपचारिक नाम दिए। यानी औपचारिक नाम में भारत और इंडिया दिया गया। भारत क्या प्राचीन नाम को दर्शाता है और इंडिया है जो आधुनिक नाम को दर्शाता है। कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 1 और भाग 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये नाम दो दिए गए हैं। अनौपचारिक में देखो आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख किया गया। अब इन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि भारत नाम कैसे आया,
आर्यावर्त कैसे आए, जम्बूद्वीप कैसे आए, हिंदुस्तान कैसे आए, इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। नोट करते चलिए, क्योंकि आपके नोट्स बनाते चलिए, बढ़िया नोट्स बनाने आपको, जो प्रॉब्लम ना हो। लिख लिया। इसके बाद देखो, हटा दें इसको। पहला नाम डालिए भारतवर्ष। पहला नाम भारतवर्ष। देखो, आपने कभी सुना होगा कि कहा जाता है कि इसका जो उल्लेख है ये आपको विष्णु पुराण में मिलता है। इसके बाद कहा जाता है कि जो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा था। तो देखो, भारतवर्ष यानी नाम अगर पूछा जाए तो पहला तो उल्लेख आपको विष्णु पुराण में मिलता है। कहा गया है कि राजा दुष्यंत के पुत्र हुआ करते थे भरत। ठीक है, और ये भरत के नाम पर क्या पड़ा था, ये भारतवर्ष पड़ा था। अगर कभी एग्जाम पॉइंट याद रखना, अगर पूछा जाए विष्णुगुप्त या ये पूछा जाए विष्णु पुराण ये किस वंश से संबंधित है, तो याद रखना मौर्य वंश से। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है वायु पुराण। वायु पुराण भी पूछा गया है, किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। तो दोनों एग्जाम में पूछे। विष्णुगुप्त आपको पता होगा, यानी जो आपको याद रखना चाणक्य का नाम भी विष्णु था, विष्णुगुप्त, तो उनके हिसाब से आप समझ लेना मौर्य वंश। और वायु पुराण की बात करें तो वायु हमेशा गुप्त रहते, तो गुप्त वंश याद रखना। इसके बाद दूसरा उल्लेख यानी याद रखना, दूसरा इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है ऋग्वैदिक काल में। और याद रखना, कहा जाता है कि भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली कबीला भरत कबीला था, जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। तो देखो, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए भारतवर्ष का दूसरा उल्लेख मिलता है वो ऋग्वैदिक काल में मिलता है। कहा जाता है भारतवर्ष का सबसे जो शक्तिशाली कबीला हुआ करता था, जिसका कबीले का नाम था भरत कबीला। इस कबीले के नाम पर क्या पड़ा था, भारतवर्ष नाम पड़ा। तो भारतवर्ष के बारे में आपने समझ लिया। उल्लेख वायु पुराण में मिलता है और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा। दूसरा उल्लेख हमें ऋग्वैदिक काल में मिलता है और कहा गया है कि भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली कबीला हुआ करता था भरत कबीला, जिसके नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा। तो पहला देखो, आपको नाम भारतवर्ष समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और साथ में नोट करते चलिए, सही रहेगा। ठीक है, साथ में नोट करिए। अब आ जाओ दूसरा नाम,
दूसरा जो नाम आता है उसका नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी कि याद रखना आर्यों के मूल स्थान को आर्यावर्त कहते हैं। यानी जहां आर्यावर्त आए भारत में और वो रहने लगे, यानी कि उसी स्थान को क्या बोला गया? आर्यावर्त। आर्यों ने भारत को सप्त सैंधव प्रदेश कहा था। यानी सप्त सैंधव का मतलब है 7 नदियों का समूह। 7 नदियों का समूह। तो याद रखना 7 नदियां यानी पूछी जाती है सप्त सैंधव में कौन कौन सी आती हैं? जैसे आपकी सतलज होगी, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सिंधु, सरस्वती, ठीक है। तो ये 7 नदियां हैं जो सप्त सैंधव प्रदेश में आती हैं। इनके आधार पर भारत को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया और आर्यों के मूल स्थान को आर्यावर्त कहा गया। ठीक है। अब इसके बाद यहां तक नोट हो गया। अब आपने एक नाम सुना होगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ये जो हिंदुस्तान नाम है ये आपके मध्यकालीन भारत के लेखकों ने दिया था। याद रखना सबसे पहले इसका प्रयोग इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने किया था। मिनहाज उस सिराज ने किया था। यानी कभी एग्जाम में पूछे हिंदुस्तान का प्रयोग जो मध्यकालीन इतिहास के लेखक हुआ करते थे, जिसमें पहले लेखक थे मिनहाज उस सिराज। इनकी एक पुस्तक है तबकात-ए-नासिर की, इतिहास की बहुत अच्छी बुक है। अब इसके बाद बात करें, एक दूसरे लेखक आए थे अल-बरूनी, जिन्होंने भारत का भूगोल लिखा था। उसमें भी यानी कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद यानी अगला लेखक याद रखना अल-बरूनी। चलिए ये नोट हो गया होगा, इसको हटा दें, ये शायद नोट कर लिया होगा। ठीक है। और साथ में लिखते चलिए। ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तान का प्रयोग अल-बरूनी ने किया था। याद रखना ये 900 अल-बरूनी की बात करें, यह है भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है। याद रखना इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? पुस्तक लिखी थी किताब ए हिंद। ठीक है। याद रखना इसने एक बुक और लिखी थी भारत का भूगोल। इसके बाद याद रखना अल-बरूनी ने भारत में 18 पुराणों का अध्ययन किया था। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यानी कि जो अल-बरूनी था हिंदुस्तान का प्रयोग पहली बार मिनहाज उस सिराज ने किया था। इसके बाद दूसरी बार प्रयोग अल-बरूनी ने किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत का भूगोल। और यहाँ पे भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था और पुस्तक लिखी थी किताब ए हिंद। भारत में 18 पुराणों का अध्ययन करने वाला भी ये इतिहासकार कौन है? अल-बरूनी। इसके बाद 16वीं शताब्दी में
16वीं शताब्दी में बाबर ने 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी आपको एग्जाम में याद रखना। तो हिंदुस्तान के बारे में मैंने बता दिया। मध्यकालीन के लेखकों ने इसे नाम दिया। पहले एक इतिहासकार आए मिनहाज उस सिराज, दूसरे इतिहासकार आए अल-बरूनी, और तीसरे जो व्यक्ति था वो बाबर था जिसने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था। तो लिख लीजिए इसको। अब इसको हटा दें, ठीक है। अब बात करें इंडिया शब्द की। इंडिया शब्द की बात करें, इसका जो इस शब्द की उत्पत्ति इंडोई यानी सिंधु नदी से हुई है। यानी कि सबसे पहले जो यूनानी लोग थे वो सिंधु नदी को इंडस बोलते थे। इसके बाद उत्पत्ति इंडोई शब्द से हुई है। इसके बाद याद रखना इंडिया नाम का प्रयोग यूनानियों ने किया था। इसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानी हो गए। इसके बाद यूनानी, ठीक है, बस इसके बाद लिख लीजिए आप। अब इसके बाद हम चलते हैं भारत की स्थिति क्या है और भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया शब्द की बात करें तो यहाँ तक आपके क्या है, भारत के नामकरण कंप्लीट हो गए, ठीक है। लिख लीजिए इसको। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए भारत की जो, अब क्या पढ़ेंगे, भारत की स्थिति और के बारे में समझेंगे, ठीक है। लिख लिया। अब देखो बात करें, अब देखो भारत की स्थिति, यानी भारत की स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की स्थिति, या इसी को बोल सकते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, जो भी हो याद रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की, तो याद रखना भारत की अगर हम बात करें कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल, तो याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी पूछा जाएगा कुल विश्व के भूभाग का 2.4% है। यानी बात करें क्षेत्रफल में स्थान क्या है इसका, तो स्थान याद रखना 7वां। पहला आपका आएगा रूस, दूसरा आएगा कनाडा, तीसरा आएगा चीन, तीसरा आएगा यूएसए, चौथा आएगा चीन, और पांचवा आएगा आपका ब्राजील, और छठवां आएगा ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, तो याद रखना। तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल विश्व में किसका है, तो रूस का, यानी सबसे दूसरा किसका है, कनाडा, तीसरा यूएसए का, चौथा चीन का, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना भारत। ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट, भारत का आकार कैसा है, तो आकार याद रखना चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। तो याद रखना या त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। जब क्या है कि हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम सब, यानी जब मैप बना के समझेंगे तब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यानी याद रखना, अगला पॉइंट पूछा जाए, भारत का क्षेत्रफल में राज्य, भारत के क्षेत्रफल में राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका राजस्थान, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका कौन सा होगा, एमपी, और चौथा कौन सा होगा आपका यूपी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी, ये क्षेत्रफल में राज्य जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का। अगर बात करें यही सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो राज्य याद रखना कौन सा है, गोवा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश याद रखना लक्षद्वीप। तो देखो सबसे पहले एग्जाम में भारत की स्थिति हमने समझी, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कुल विश्व के कितने भूभाग का है, 2.4%। क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, 7वां, पहला रूस आएगा, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। इसके बाद अगर हम बात करें भारत का आकार कैसा, चतुष्कोणीय या त्रिभुजाकार। भारत के क्षेत्रफल राज्य यानी पूछे भारतीय क्षेत्रफल में राज्य कौन कौन से, पहला राजस्थान आता है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा एमपी, चौथा उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जब इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, जब तटीय सीमा पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा, तब वहां पे हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इनको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। लिख चुके हैं यहाँ पे, अब इसको हटा दें। अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति क्या होगी। तो यानी तीन प्रकार से देखेंगे हम भारत की स्थिति। तीन प्रकार से देखेंगे। पहला अक्षांश के आधार पर, दूसरा ग्लोब के आधार पर और तीसरा देशांतर आधार पर। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अक्षांश के आधार पर, अक्षांश की बात करें तो आपने ये देखा होगा, यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये कैसी रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं। यानी कि ये कौन सी है, जीरो अक्षांश रेखा,
और दूसरे ऐसे विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, रेखा, ठीक है। तो इसके जो समांतर खींची जाती हैं, जो समांतर रेखाएं खींची जाती है, ये कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। यानी कि कहा जाता है, अक्षांश का मतलब होता है, अक्षांश से याद रखना, किसी बिंदु से खींची गई कोणीय माप पर रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी किसी बिंदु से खींची गई कोणीय माप पर, यानी कि आप मान लो यहाँ से खींची, ठीक है, यहाँ से आपने ये बिंदु मानकर ये खींच ली, ठीक है। ये कोणीय माप पर खींची गई जो रेखाएं होती है वो क्या आती हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब सबसे पहले ये भूमध्य रेखा हो गई, ये आपका कौन सा गोलार्ध है? ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो याद रखना, जो भारत है, भारत की स्थिति आपको पता होगा, यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत आपका ये स्थित है। याद रखना, ये उत्तरी गोलार्ध है, भारत आपका ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है, कर्क रेखा के बीच। यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, और यहाँ पे आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ आपका आर्कटिक वृत्त है, ठीक है। इसके बाद अगर अक्षांश रेखा की बात करें, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना, दूरी मापने में, दो स्थानों की दूरी मापन में। अगर पूछे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? 181। यानी पूछे कुल वृत्त कितने होते हैं इसमें? 179 वृत्त। अगर पूछा जाए इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। यानी याद रखना, दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कटिबंध जोन। तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने अक्षांश रेखाएं देखी, किसी बिंदु से खींची गई कोणीय माप पर रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित होता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो स्थित होती है नॉर्थ में, जहां भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जीरो, ये जो भूमध्य रेखा है ये जीरो अक्षांश रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। कुल संख्या 181 होती है और कुल वृत्त 179 होती है इसमें। और इसका प्रयोग, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है? समय निर्धारण के, वो दूरी निर्धारण के लिए। तो इस हिसाब से आपको पता चल गया कि जो अपना भारत है वो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया कि अक्षांश के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है? तो याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको समझ में आए हो वो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं हम कल पढ़ेंगे, और आज क्लास अपनी पहली क्लास थी जिसमें हम आज इतना ही समय रखेंगे। और सभी लोग नोट कर लीजिए और रोज जुड़ना ना भूले क्लास में, ठीक है। और चलो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।